हम्म, हम वायु देख रहे थे ना। हाँ, वायु। अ, वायु लघु, शीत, रुक्ष, खर, विशद, सूक्ष्म और उसकी तन्मात्रा है स्पर्श। लाइट है ये, कोल्ड है, ड्राई है, रफ है, ट्रांसपेरेंट है, सटल है। और इसके फंक्शंस है ड्राइनेस, फटीग, थॉट्स, वॉन्डरिंग, ट्रांसपेरेंसी, लाइटनेस। जब हमारे विचार बहुत बढ़ जाते हैं, हम भटक जाते हैं। अगर बच्चे उनके बच्चों का काम क्या है, अध्ययन करना। और वो वहां से जब भटक जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उनके वायु को क्या करेंगे हम? बढ़ाएंगे या घटाएंगे? फिर उनका वायु क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? कोई बच्चा है और जो बहुत ही चंचल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वो वायु घटाएंगे मैम। घटाएंगे, हाँ। क्योंकि उसका वायु बढ़ा हुआ है। थॉट्स भी हमारा, जब वायु का प्रकोप हो जाता है, वायु बढ़ जाता है, तो हमारे विचार भी बहुत हो जाते हैं। तो हम ये पोटैटोज वगैरह कम खाने चाहिए। पोटैटोज खाने से क्या होता है कि वायु, हमारे अंदर वायु ज्यादा बढ़ जाता है। और वायु ज्यादा बढ़ जाने से क्या होता है कि हमारे विचार भी बढ़ जाते हैं। और विचार बढ़ जाने से क्या होता है कि हम फिर मानसिक स्थिरता नहीं रहती हमारे अंदर। तो मानसिक स्थिरता रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो वातुड़ पदार्थ जिसे कहते हैं, वात युक्त जो पदार्थ है, वो नहीं खाने चाहिए। रोक्ष, रोक्ष वायु का गुणधर्म क्या है कि वो ड्राई कर देता है सब। जब ड्राइनेस बढ़ जाती है, तो ड्राइनेस बढ़ जाती है, तो हम क्या करेंगे? वायु को घटाएंगे। और वायु बढ़ने से ग्लानि भी आती है, फटिग्स भी हो जाते हैं। थॉट्स, ट्रांसपेरेंसी, लाइटनेस, ये सब क्या है? वायु के गुणधर्म है। फिर उसके बाद में आता है, अब थोड़ा सा सटलनेस कम कम होता जाएगा। आकाश एकदम सटल है, फिर वायु भी है सटल, लेकिन उससे कम ही है आकाश से। हाँ, फिर है अग्नि। अग्नि, अब उसका गुण क्या है? अग्नि का गुण क्या है? उष्ण, तीक्ष्ण होता है अग्नि। सूक्ष्म है, ये भी सूक्ष्म है, लघु है, रुक्ष है, विशद है। और अब इसमें क्या आ गया? इसमें आ गया रूप। अग्नि का रूप हम देख सकते हैं ना, हम अग्नि को देख सकते हैं। उसका रूप भी होता है। मैडम, हाँ, पर इंटरप्शन का कुछ आइडिया आया है मेरे दिमाग में पढ़ते पढ़ते। कर हाँ, सकती हूँ? हाँ, बोलो बोलो। ये गुण अपन क्लियर कर रहे हैं ना, तो हाँ, ये क्लियर हो रहा है बिल्कुल। हम है ना एक दिन ऐसा सेशन रख दें, और हाँ, उसमें जैसे प्रोटोकॉल्स में कि क्यों इसमें बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, कुछ ऐसी प्रोटोकॉल्स पॉइंट एक दूसरे को हाँ, डिस्कस करें, लगाएं। हाँ, हाँ, तो इन्हीं इसी चीज की, ये पर्टिकुलर मेरे एकदम दिमाग में आया आइडिया। हाँ, हाँ, तो हाँ। इसको वो नोट कर। वो मेरे भी दिमाग में है, लेकिन वो आगे हाँ, करेंगे हम। करना है, वो भी करना है। नहीं, चलते चलते भूल पढ़ जाते हैं सारी चीजें, हाँ, क्योंकि भूल जाते एक हैं। हम्म। वो एक आधे दिन सेशन को भी। वीक या कभी आप, तो हम्म, उसमें ये इस इनका यूज कि क्यों बढ़ रहा है, स्किन पे क्यों लगा रहे हैं वायु, बड़ी आकाश आकाश है तो वो स्किन पे कर रहे हैं, ये सब इस तरह से अपन रिलेट करके एक दूसरे को एक्सप्लेन हम्म। करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हाँ, हाँ, है हाँ, ना मैम? चलेगा चलेगा। तो वो तो सब करना ही है लेके हमें। बैठेंगे। वो तो करना ही है। नहीं तो फिर हम जी आयुर्वेद मैम। का प्रोटोकॉल लगा ही नहीं सकते। ये सब हमें अच्छी तरह से होना समझ लेना है। चाहिए। ये चार्ट ये जी, चार्ट बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। और सब नहीं मैंने एकदम दिमाग में। डिस्कस करके ही कर बिल्कुल। सकते हैं। डिस्कस करने हाँ, से नहीं तो ज्यादा वो अपने आप से कुछ भी लगा। याद रहता है। बस सजेशन था मैम, थैंक यू मैम। ओके, ओके, ठीक है, चलो करेंगे। अग्नि। अभी अग्नि का कर्म क्या है? दाहकता। वो दा हॉटनेस बढ़ाता है। बर्निंग, बर्निंग, उसका दाह यानी कि बर्निंग। तो ये कहाँ पे है? हमारे स्टमक में। स्टमक में हमें डाइजेशन करना पड़ता है ना, स्टमक में।
स्टमक को, तो वहां पे अग्नि है। बर्निंग, डाइजेशन, यानी कि पाक, पाक यानी कि डाइजेशन। फिर रेडियंस, प्रभा, प्रभा होती है, जिसके अग्नि अच्छा होता है उसके चेहरे पे अप्रभा होती है। प्रकाश, ब्राइटनेस। कलर, कॉम्प्लेक्शन, वर्ण, अपना जो कॉम्प्लेक्शन है, वर्ण जो है हमारा, वो अग्नि के कारण ही होता है। तो ये उष्ण यानी कि हॉट, शार्प, सटल, लाइट, ड्राई, ट्रांसपेरेंट, और रेडियंस। अभी इसको क्या है, रेडियंस है, इसको रूप है, कलर है इसको। अभी इसमें क्या आ गया, थोड़ा सा कलर आ गया, उसको रूप आ गया। पहले शब्द था, पहले सटल था, फिर थोड़ा सा उसको रूप आ गया। अब यहाँ पे अग्नि को रूप आ गया। फिर उसके बाद है जल। जल, उसका गुण है द्रव्य। द्रव्य, लिक्विड। अब ये कैसा है, लिक्विड है। ये स्निग्ध है, यानी कि स्लीपरी है। ये कोल्ड है, शीत है। ये मंद है, स्लो है। स्लो हम्म। चलता है ना। जल कैसा दौड़ता है, दो भागता भी है, मंद भी चलता है। तो ये मंद है, मृदु है, सॉफ्ट है। पिस्चिल यानी स्टिकी है, स्टिकी स्टिकी भी रहता है, जैसे हमारा ब्लड। ब्लड अगर किसी ने हाथ लगाया हो तो वो चिपचिपा सा होता है। अ, हमारे शरीर में बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, वो भी पिच्छल होते हैं, स्टिकी होते हैं। तो द्रव्य, स्निग्ध, शीत, मंद, मृदु, पिश्चिल, ये सब क्या है, जल के गुण है। फिर इसका कर्म क्या है, उत्प्लेद, स्नेह, बंध, विषंद, मार्दव, प्रह्लाद। उत्क्लेद का मतलब है मॉइस्चर। हमारी स्किन मॉइस्चर रहती है ना। ओल ओल्स क्या कहते हैं उसको, ओल्सर, मराठी में ओल्सर कहते हैं, पानी जिसमें होता है। हिंदी में क्या कहते हैं, मॉइस्चर नमी, को। नमी नमी है, मैम। नमी। नमी, 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 हाँ। नमी युक्त होती है। उत्क्लेद यानी कि नमी वाली, नमी। फिर लुब्रिकंट, स्नेह, स्नेह यानी लुब्रिकंट। जैसे कि ऑयल डालते हैं ना अपने गाड़ियों में, तो वो कैसा होता है, लुब्रिकंट। गीला। हाँ। तो ये चिपचिपा सा थोड़ा सा होता है। ये लुब्रिकेंट्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, हमारे सब जॉइंट्स जो है, नी जॉइंट होगा, एल्बो जॉइंट, फिर ये रिस्ट जॉइंट। तो ये सब जॉइंट्स जो है, ये सब जॉइंट्स में हमारे लुब्रिकेंट्स होता है, स्नेह। फिर बाइंडिंग, इसका मेन गुण धर्म क्या है, बाइंड करके रखना। तो वायु, आकाश सब मिलके, पृथ्वी सबको बांध के रखने का काम ये जल करता है। जो हम का है ना, क्या प्लास्टर लगाना, प्लास्टर जब लगाते हैं तो हमने इस उसमें पृथ्वी तत्व को भी लिया, फिर जल को भी लिया, है ना। तो क्या, मैं भूल गई शब्द। विषयंद मैम। हाँ, अच्छा अच्छा, इसमें 800 उसको दे देना अपने 40 का एक। हाँ हाँ, वो ऐड कर दो। हमारा स्पाइन में क्या था, ये ना उसको स्पाइन में जितना कुत्ता प्रोटोकॉल आएगा, पहला वाला वो अगली बार जितने बनाओगे ना उतना फालतू बना के किस चीज का था। कैश उसको कम कर लेगा, वो डिवाइड कर लेगा। अरे म्यूट मैं सभी को कर देती हूँ। म्यूट कर लिया करो, जिसको भी बोलना है फिर वो अनम्यूट करके बोलना। हाँ। तो वाटर के गुण क्या है, द्रव्य, स्निग्ध, शीत, मंद, मृदु, पिश्चिल। और कर्म क्या है, उत्प्लेद, स्नेह, बंध, विषंद, मार्दव, और प्रह्लाद। प्रह्लाद यानी प्लीजेंटनेस, मार्दव यानी सॉफ्टनेस, और बंध यानी बाइंडिंग, बाइंड करके रखना, बांध के रखना, लुब्रिकंट, स्नेह, और उत्प्लेद यानी मॉइस्चर, नमी। और इसका जल का
तन्मात्रा है रस। रस, जो हमारे अंदर रस, सलाइवा हुआ, इंटेस्टाइनल कुछ रस निकलते हैं, तो ये सब रस। इसकी तन्मात्रा, जल की तन्मात्रा है रस। फिर आगे है पृथ्वी। पृथ्वी तत्व जो है, पृथ्वी तत्व के गुण है गुरु, मैम विष जल में ये विषयंत क्या है? विषयंत जल में, कर्म विशद, में। अ, विषयंद। विषयंत। विषयंत विशद है ना, मैम, विषयंत। मैम विषयंद है। विषयंत है। विशंद, बंध के बाद जो वर्ड है। विषयंद है क्या? विशंद, अच्छा अच्छा अच्छा, बंध के बाद है ना। सॉफ्टनेस है वो, सॉफ्टनेस। विशंद यानी सॉफ्टनेस। नहीं, यहाँ पे दिया ही नहीं है सॉफ्टनेस। विशंद का अर्थ दिया ही नहीं है। मार्दव यानी सॉफ्टनेस। मार्दो का सॉफ्टनेस है। हाँ, मार्दव का सॉफ्टनेस है, या इंग्लिश में दिया नहीं है विशंद का, देखना पड़ेगा गूगल करके। ओके हाँ, मैम। बाद में देखेंगे। हम्म, हाँ, तो फिर ठीक। आगे चलते हैं। पृथ्वी। पृथ्वी गुरु, हेवी। हेवी यानी गुरु। गुरु यानी हेवी, हेवी यानी गुरु। रफ, खर। खर यानी रफ है वो। हार्ड, कठिन। स्लो, मंद। स्टेबल, स्थिर। स्टेबल यानी स्थिर है वो। विशद, विशद यानी कॉन्सेंट्रेट। ग्रॉस यानी स्थूल। स्थूल यानी ग्रास, ग्रॉस, ग्रॉस। और कर्म है इसका उपचय, संघात, यानी मेटाबॉलिज्म। और कोहिजन, कोहिजन यानी गौरव, हेवीनेस। और स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मीन्स स्थिरता। अभी ये जल, सूक्ष्म से आगे बढ़ गए ये। रूप को थोड़ा सा, अग्नि को थोड़ा सा रूप आ गया। फिर जल तो हम देख ही सकते हैं। उससे थोड़ा सा, अभी यहाँ पे सूक्ष्म नहीं आएगा, जल में सूक्ष्म नहीं आएगा गुण। अ, फिर पृथ्वी में भी सूक्ष्म नहीं आएगा, क्योंकि अब ये सूक्ष्म के परे चले गए हैं। पृथ्वी जो है वो हेवी हो गई है, वो रफ है, वो हार्ड है, कठिन है, वो स्लो है, स्थिर है, स्टेबल है, कॉन्सेंट्रेट है। सब मिलके बन गया, इसलिए वो विशद कॉन्सेंट्रेट हो गया है। ग्रॉस है, स्थूल है। और इसका स्मेल, गंध, गंध है। पृथ्वी के ऊपर जब पानी पड़ता है, सबसे पहले बारिश के ड्रॉप्स जब पड़ते हैं, वो जो सुगंध आता है, वो है उसका गंध, पृथ्वी का गंध। तो फिर ये पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन है मेटाबॉलिज्म। अब इन सब को मिलकर जो बनता है वो है मेटाबॉलिज्म। अब इसमें जल भी आएगा, अग्नि भी आएगी, वायु भी आएगा, आकाश भी आएगा। इन सब को क्या कर रहा है वो भी? पृथ्वी का कर्म क्या है फिर? मेटाबॉलिज्म, कोहिजन, हेवीनेस, सब को सब मिलके पृथ्वी बनती है। हेवीनेस, स्टेबिलिटी, स्थिरता आ गई अब इसको, स्थिर हो गई है। ये एलिमेंट कैसा है? स्थिर है। तो ये हो गए द्रव्यों के गुण, कर्म। आ गए समझ में सबके? मुझे जैसा होगा वैसे मैंने बताया है। और कोई अगर बता सकता है तो बोलिए, और इसके ऊपर नहीं मैम। अच्छी तरह से। अपन मुझे भी सुनना है। चले आगे फिर। सामान्य, यस विशेष। मैम। फिर उसके आगे आता है, ये तो हो गए, ये क्या हो गए? द्रव्यों के गुण। गुण हो गए। अब सामान्य और विशेष। सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम, ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति रूभयस्य तु।
यह त्रिकाल सत्य है कि सभी भावों में द्रव्य गुण कर्म की वृद्धि का कारण समानता होता है और विशेष सामान्य स्थिति से वैशिष्ट्य ह्रास का कारण होता है। शरीर के साथ संबंध तो दोनों सामान्य और विशेष का ही रहता है। द्रव्य गुण कर्म की वृद्धि का कारण सामान्य समानता होता है। सामान्य एकत्व, एकता, समानता और विशेष पृथकता भेद बुद्धि कारक होता है। समानार्थकता को सामान्य और इसके विपरीत भावों को विपर्यय कहते हैं। गेहूं के ढेर में यदि कुछ गेहूं और मिला दिए जाए तो उन्हें उन्हीं गेहूं के बीजों को पुनः अलग करना कथमपि संभव न होगा, क्योंकि सामान्य में एकत्व कर्म समान होने से वे आपस में मिल गए हैं और वृद्धि कारण भी हो गए हैं। पहले वाले गेहूं के ढेर की अपेक्षा अब गेहूं की राशि अधिक हो गई है। हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा था, ये एग्जाम्पल से समझ में आता है। ये सामान्य मीन्स क्या है कि सभी एक जैसे गेहूं के, ये एग्जाम्पल से अच्छी तरह से याद रहेगा। ये गेहूं, सब गेहूं के दाने जो है, गेहूं के दाने सब एक जैसे होते हैं। अगर गेहूं का ढेर पड़ा हुआ है बहुत बड़ा सा और हमने उसमें एक मुट्ठी भर गेहूं और उसमें फेंक दिए, तो वो, अगर हमने उस गेहूं में अपने अलग से दूसरे गेहूं उसमें फेंक दिए तो हम फिर उसको मिला दिया तो हम पहचान सकते हैं क्या कि गेहूं कौन से हैं जो हमने उसमें डाले हैं? सेम गेहूं अगर हमने उसमें डाले हैं तो हम पहचान नहीं सकते कि ये नहीं। कौन से हैं, हमने डाले हुए कौन से हैं। क्यों? क्यों नहीं हम पहचान सकते? क्योंकि वो सब एक जैसे हैं। एक जैसे होने के एग्जैक्टली। कारण सामान्य, वो उस इसी को कहते हैं कि सामान्य समता एकत्व, उनमें क्या है? एकता है, एक तरीके के है वो, इसलिए उसको एकता समानता कहेंगे। और विशेष कौन हो जाते हैं? अगर हम उसी में, उसी गेहूं में अलग तरीके गेहूं हम अगर डालेंगे, अब जवार अगर हम उसमें डालेंगे तो हम इजीली उसमें से जवार के दाने निकाल पाएंगे, क्योंकि क्या, वो उसमें एकत्व नहीं है, वो गेहूं का दाना नहीं है, वो अलग है, तो वो विशेष हो गया, तो वो हम पहचान सकते हैं। उसी तरह से नदी, पर्वत, पेड़ पौधे तथा अनेक प्रकार के जीवधारियों से यह संसार भरा पड़ा है। इनमें से प्रत्येक का इस अनंत रूप ब्रह्मांड में अपना अपना विशेष महत्व है। प्रत्येक नदी, प्रत्येक पर्वत, प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक जीवधारी, सभी की अपनी अपनी विशिष्ट पहचान है। इनमें से किसी वस्तु अथवा सत्ता का यदि हम विश्लेषण करें तो हम इसकी अपनी विशेष कार्य प्रणाली, उसका अपना विशेष स्वरूप देखने को मिलता है। अब कितने सारे पेड़ हैं, हम ऐसा नहीं कहते ना कि सभी पेड़ एक जैसे हैं। हम अगर देखा जाए तो आम का पेड़ अलग है, नारियल का पेड़ अलग है, वो इजीली हम उसको अलग कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि नारियल के पेड़ का अस्तित्व ही अलग है, वो अलग दिखाई देगा, दिखाई पड़ेगा। उसमें से घास अगर देखती है तो घास अलग है, घास के जैसे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, लेकिन वो अलग अलग उनकी पहचान होती है। सभी प्लांट्स की, सभी वृक्ष की अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग सत्ता है, विश्लेषण कार्य प्रणाली भी उनकी अलग अलग है। आम का पेड़ आम का फल ही देगा, नारियल का पेड़ नारियल ही देगा, तो उनकी कार्य प्रणाली भी अपनी अपनी विशेष है। हम संसार में विशिष्ट स्वरूप एवं विशिष्ट कार्य प्रणाली से युक्त वस्तुओं की गणना करने का प्रयत्न करें तो हम पाते हैं कि इनकी संख्या अपनी अधिक है, इतनी अधिक है कि इनकी गणना कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है।
मनुष्य के संदर्भ में भी देखें तो हम पाते हैं कि संसार की एक छोटी सी इकाई अर्थात एक छोटे से जनपद में ही हमें इतने प्रकार के मनुष्य देखने को मिलते हैं कि उनकी विशेषताओं को जान पाना भी बहुत दूर की बात है। अगर हमने देखा तो अ, अमेरिकन लोग अलग होते हैं, इंडियंस लोग अलग होते हैं, इंग्लैंड के लोग देखेंगे तो वो अलग होते हैं। फिर जो काले रंग के लोग हैं, नेपाली लोग अलग सही होते कह हैं। रहे हो। तो अब हम यहीं पे लेंगे, भारत में ही लेंगे, तो ऊपर जाएंगे, नेपाल वगैरह उस साइड जाएंगे, तो वहां के आदमी लोग जो ह्यूमंस है, उनका दिखाई देना भी अलग होता है, उनकी नाक नाक अलग होती है। कश्मीर के लोगों को देखेंगे तो उनकी नाक ऐसी लंबी सी, एकदम सुंदर सा चेहरा होता है, लंबा सा चेहरा होता है। और नेपाली लोगों का कैसा चेहरा होता है, गोलाकार होता है। चाइना के लोगों का कैसे होते हैं, आंखें छोटी छोटी होती है, नाक छोटा सा होता है उन। तो अगर हम ह्यूमंस में भी देखेंगे, तो पूरे अर्थ पर अगर हम ह्यूमंस को भी देखेंगे तो ह्यूमंस में भी विशेषताएं हैं। अलग अलग जात, अलग अलग स्थान के लोग अलग अलग दिखाई देते हैं, और उनमें गुण धर्म भी अलग अलग होते हैं। फिर पूरे संसार अथवा पूरे ब्रह्मांड की बात करना तो हमारे शारीरिक क्षमता से परे एक असंभव सी परिकल्पना होगी। प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में हम विशेष वस्तुओं और द्रव्यों से भरे इस संसार अथवा ब्रह्मांड के विशेष में कई कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते? अलग अलग विशेष रूप से विद्यमान इन पृथक सत्ताओं को जोड़कर संयुक्त रूप से इनके विषय में कोई ज्ञान प्राप्त करना अथवा कोई निष्कर्ष निकाल पाना क्या हमारे लिए बिल्कुल संभव नहीं है? वस्तुतः सामान्य की अवधारणा एक ऐसी विलक्षण अवधारणा है जिसके द्वारा इस समस्या का सहज ही समाधान हो सकता है। अब हमें देखना है सामान्य और विशेष। हम सभी विशेष वस्तुओं को अलग अलग पृथक रूप से भले ही न जान सके, तथापि कुछ सामान्य विशेषताओं अथवा लक्षणों के आधार पर इनके अलग अलग वर्ग बनाकर इनके विषय में एक सामान्य उदाहरण बनाई जा सकती है। राम, श्याम, महेश, दिनेश इत्यादि अलग अलग व्यक्ति विशेष है तथा इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, किंतु इन सबका मनुष्य होना एक ऐसी विशेषता है जो इन सभी में सामान्य रूप से विद्यमान है। भले ही वो श्याम है, वो राम है, वो महेश है, वो दिनेश है, लेकिन लेकिन आखिर में वो क्या है, तो वो एक मनुष्य है। और मनुष्य मनुष्य होने के कारण उस उनमें मनुष्यत्व है जो इन सभी में सामान्य रूप से विद्यमान है। इसी सामान्य विशेषता के आधार पर इनकी गणना मनुष्य के एक वर्ग में की जाती है, तथा मनुष्य वर्ग के साथ जुड़ी हुई विशेषताएं जैसे सामाजिक होना। अब हम ये समानता आने पर हम कैसे कहेंगे? अब मनुष्य को हमने एक जगह पे कर लिया, पूरी पृथ्वी पर से हमने मनुष्य को एक वर्ग बना लिया। तो मनुष्य में क्या है समानता? मानवता, मनुष्यता उनमें है। भले ही वो अमेरिकन हो, इंग्लैंड का हो, या नॉर्दर्न साइड का हो, ईस्टर्न साइड का हो, वेस्टर्न साइड का हो, कहीं का भी हो, उसमें क्या है? मनुष्यत्व है। और मनुष्यत्व, अब मनुष्य उसकी विशेषता क्या होगी कि वो सामाजिक है। वो अपने समाज के हिसाब से रहता है, जैसा उसका समाज है उसके सामाजिक होता है वो। फिर बौद्धिक, उसमें बुद्धि है, वो बौद्धिक होता है। इन सबसे संबंधित माने जाती है। स्पष्ट है कि जाति, वर्ग अथवा समूह का निर्माण सामान्य की अवधारणा के कारण ही संभव हो पाता है। अंततः सामान्य, कॉमननेस, वह सूत्र है जिसके माध्यम से समस्त वस्तुओं, व्यक्तियों, गुणों आदि के समानता के भाव की पहचान की जाती है।
व्यक्तियों, गुणों और समानता के भाव की पहचान की जाती है। सामान्य, कॉमननेस, कॉमननेस। अब प्लांट्स में भी लिया जाए तो वेल वर्गीय को हम अलग करेंगे, वो वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष को अलग करेंगे, छोटे घास वाले जो छोटे छोटे होते हैं उनको अलग करेंगे, फिर उनका भाव, उनके सभी गुण, उसको हम अलग करेंगे, उसके हिसाब से हम उनकी समानता, उनके भाव को पहचानेंगे। हम और हमारे जैसा को जानने के लिए सामान्य का सिद्धांत तो अत्यंत आवश्यक है। हम और हमारे जैसा, मनुष्य मनुष्य के जैसा, प्लांट्स प्लांट के जैसे, वेल वर्गीय वेल के जैसा, हम और हमारे जैसा, ये सामान्य का सिद्धांत है। फिर उसके बाद आएगा विशेष। उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि कुछ विशेष गुण प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु अथवा द्रव्य में अलग अलग होते हैं, जिनके कारण उस व्यक्ति, उस वस्तु और उस द्रव्य की एक विशेष पहचान होती है। ये विशेषताएं व्यक्ति में सहज रूप में विद्यमान होती है। अब हम इसी में अगर देखेंगे तो पूरे ब्रह्मांड में अगर देखा जाए, पूरे मानव में अगर देखा जाए, तो एक विशेष व्यक्ति उभर के आ रहा है, जो पूरा विश्व के तरफ उसका ध्यान जा रहा है। वो कौन सा व्यक्ति है? मोदी जी। मोदी जी को अगर हम देखते हैं तो वो एक सभी मनुष्य, सभी तो मानव ही तो है, लेकिन लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में छा गए हैं। वो भी मानव है, हम सब भी मानव है, लेकिन उनमें ऐसे क्या है जिसके कारण पूरा ब्रह्मांड, पूरा अपना पृथ्वी पर कुछ अलग सी पहचान दिखाई दे रही है? क्योंकि उनमें कुछ है ऐसा विशेष, विशेष है उनमें, इसलिए वो पूरे वर्ल्ड में पहचाने जा रहे हैं। तो ऐसे ही सभी व्यक्तियों में कुछ कुछ विशेषताएं होती है, उसके कारण वो व्यक्ति विशेष रूप से पहचाना जाता है। नहीं तो सब तो एक जैसे ही है, लेकिन हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है, उसके कारण वो व्यक्ति पहचाना जाता है। तो ये हो गई उसकी विशेषता, वो सहज रूप से दिखाई देता है। प्रत्येक द्रव्य में संबंधित विशेषताएं अलग अलग होने के कारण ब्रह्मांड में अगणित विशेष पाए जाते हैं। अंततः विशेष अनंत है। ब्रह्मांड के भौतिक अवयव होने के कारण विशेष भौतिक रूप से विद्यमान पाए जाते हैं। विशेष स्वरूप के कारण ही किसी भी वस्तु, व्यक्ति, द्रव्य की अलग पहचान होती है। इसलिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति और द्रव्य की विशिष्ट पहचान के लिए विशेष ही उत्तरदायी है। विशेष के कारण ही कोई भी वस्तु, द्रव्य और व्यक्ति ब्रह्मांड की शेष सत्ता से अलग देखा जा सकता है। अतः उसका पृथक्करण अथवा अलग करने की प्रवृत्ति विशेष का विशिष्ट गुण है। विशेष का सिद्धांत मुख्यतः सभी वस्तुओं, व्यक्तियों, गुणों आदि में विशेषता की पहचान कराता है, जिससे प्रत्येक का एक विशिष्ट नाम, स्थान, कर्म, गुण, भाव आदि परिलक्षित होता है। तो ये हो गया विशेष प्रवृत्ति, विशेष का सिद्धांत। वो अलग से विशेष हो गया क्योंकि उसमें कुछ तो अलग है। भौतिक रूप तो सभी के भौतिक रूप है, सभी में पंच तत्व है, 5 एलिमेंट सभी में है, लेकिन कुछ अलग सा विशेष उसका है, उसमें है, तो उसे क्या कहेंगे हम? विशेष। आगे चले। लिखा हुआ है कि इसमें भौतिक और पराभौतिक दोनों ही स्तर पर सत्ताएं विद्यमान है, कि मतलब उसमें दोनों ही गुण अलग होंगे। हम्म भौतिक रूप से विद्यमान पाए जाते हैं। ब्रह्मांड के ही भौतिक अवयव होने के कारण विशेष भौतिक रूप से विद्यमान पाए जाए, जबकि इनमें विद्यमान विशेषत्व, विशेष का भाव उनका पराभौतिक स्तर है।
उनका पराभौतिक स्तर ही विशेष भाव है ना। अब भौतिक रूप से तो सभी एक जैसे हैं, प्राणी हैं। अभी मैंने मोदी जी का उदाहरण दिया ना, तो सभी भौतिक रूप से तो सभी एक जैसे हैं, सभी के पंच तत्व हैं। मैं भी पंच तत्व से बनी हूँ, आप भी पंच तत्व से बने हैं, कई सारे ह्यूमंस है जो पंच तत्व से बने हैं। लेकिन उनमें कुछ पराभौतिक स्तर ऐसा है कि उसके कारण वो अलग से पहचाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका पराभौतिक स्तर विशेष भाव उनमें है। आया समझ में? अंततः इनमें भी भौतिक एवं पराभौतिक दोनों के स्तर में सत्ताएं विद्यमान है। सब में है, भौतिक सब में है। मुझ में भी भौतिक सब है, मुझ में भी पराभौतिक है, आप में भी भौतिक है, आप में भी पराभौतिक है। दोनों स्तर सत्ताएं विद्यमान है, सब में है। भौतिक उतना ही है, पराभौतिक उतना ही है, लेकिन कुछ तो विशेष भाव और स्तर है जिसके कारण वो विशेष हो गया। वैसे ही अगर हम अ, किसी पेड़ को लेते हैं, तो एक जैसा पेड़ अगर है, अगर हम आम का ही देखें, आम के पेड़ ही देखें, तो एक आधा वृक्ष, आम का एक आधा पेड़ ऐसा होता है कि जो बहुत बड़ा हो जाता है और उसको बहुत ज्यादा आम आते हैं। तो आम के पेड़ तो सभी एक ही जगह पे लगे हुए हैं, सभी एक ही पानी ले रहे हैं, सबकी मिट्टी एक ही जैसी है। लेकिन उस पेड़ को कुछ ज्यादा ही आम आ रहे हैं, कुछ ज्यादा ही मीठे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे विशेष पराभौतिक तत्व उसमें आ गए हैं। उस पेड़ में कुछ ऐसे पराभौतिक तत्व ज्यादा विद्यमान हो गए हैं, सत्ताएं उसमें ऐसी पराभौतिक सत्ताएं उसमें विद्यमान हो गई कि वो कुछ अलग सा हो गया है, वही पेड़ों में वो अलग हो गया। तो ये हो गया विशेष। और अब आगे सामान्य, और कोई इसके बारे में अ, आप लोग पढ़ेंगे सामान्य का कोई? मैं पढ़ती हूँ मैम। हाँ, पढ़ो पढ़ो। सामान्य, इस ब्रह्मांड में विद्यमान अनंत वस्तुओं तथा सत्ताओं को जानने समझने के लिए उनमें विद्यमान कुछ मूलभूत सामान्य विशेषताओं के आधार पर उनका अलग अलग वर्गों में वर्गीकरण आवश्यक है। इस वर्गीकरण का आधार सामान्य की अवधारणा है। सामान्य की अवधारणा के कारण ही हम किसी वर्ग विशेष के सभी सदस्यों के विषय में कुछ धारणाएं बनाते हैं। उदाहरण के लिए राम, श्याम, महेश, सुरेश, दिनेश इत्यादि मनुष्यों की यदि गणना करें तो इस गणना की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि संख्या की दृष्टि से इस ब्रह्मांड में इनकी संख्या अनंत है। इनकी गणना संभव न होने के कारण इनके विशिष्ट गुणों के विषय में जान पाना भी असंभव होगा। किंतु सामान्य की अवधारणा के आधार पर इन सभी की गणना मनुष्य के विशेष वर्ग में की जा सकती है तथा मनुष्य की सामान्य विशेषताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि क्योंकि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, इसलिए राम, श्याम, महेश, सुरेश, दिनेश इत्यादि भी बौद्धिक प्राणी हैं। इसी प्रकार गाय, बैल, बकरी, घोड़ा, मोर इत्यादि के विषय में भी उनके सामान्य वर्ग की विशेषताओं के आधार पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। एक ही वर्ग के असंख्य सदस्यों में एक रूपता सामान्य के कारण ही संभव हो पाती है। सामान्य की अवधारणा के कारण ही हम विश्वास पूर्वक यह कह सकते हैं कि सभी जानवरों के चार पैर होते हैं अथवा मनुष्य दो पैरों से चलने वाला प्राणी है। सामान्य की अवधारणा एक नित्य अवधारणा है। राम, श्याम, महेश, सुरेश नामक विशेष मनुष्य अनित्य हैं, अर्थात इनकी मृत्यु कालांतर में होनी ही है। किंतु मनुष्यत्व कभी भी समाप्त न होने वाली एक नित्य अवधारणा है। इसी प्रकार हमारे समक्ष दिखाई देने वाली गाय को तो अनित्य है, लेकिन इसमें निहित सामान्य अवधारणा अर्थात गोत्व, जो कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में होने वाली
सभी गांवों में निहित एक सामान्य अवधारणा है। यह एक नित्य अवधारणा है। इस संसार में असंख्य गाय विद्यमान है, तथापि इनमें निहित गाय की सामान्य अवधारणा अर्थात गोत्व, सभी गायों का गाय होना एक ही है। इनकी संख्या एक से अधिक नहीं हो सकती। इस प्रकार सामान्य नित्य है तथा अनेक एक अनेक रूप विशेष द्रव्य में समाहित होते हुए भी एक ही है। सामान्य की अवधारणा के आधार पर ही तुल्यार्थता स्थापित करना संभव हो पाता है, क्योंकि तुलना उन्हीं दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में की जा सकती है जिसमें कुछ समानताएं भी हों। हमने आयुर्वेदिक तुल्यार्थता सिद्धांत, आयुर्वेदिक कोरस्पोंडेंस सिस्टम के अध्ययन के दौरान यह देखा कि हमारे शरीर तथा हमारे हाथ की हथेली में कुछ सामान्य विशेषताएं विद्यमान हैं और उन्हीं सामान्य विशेषताओं के आधार पर हम उन उनमें आपस में तुल्यार्थता स्थापित करने में सक्षम हो सकें। आगे भी पढ़ना है मैम। हाँ, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। सामान्य विशेष एक सापेक्ष अवधारणा है जो परिस्थिति के अनुसार बदलती है। कोई एक वस्तु अथवा सत्ता किसी संदर्भ विशेष में सामान्य की श्रेणी में रखी जा सकती है, जबकि वही वस्तु अथवा सत्ता दूसरे संदर्भ में विशेष की श्रेणी में आ जाती है। इसे एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। ब्रह्मांड की तुलना में हमारा भारतवर्ष एक विशेष सत्ता है, अर्थात ब्रह्मांड एक सामान्य सत्ता है जिसमें भारतवर्ष एक विशेष सत्ता है। किंतु यदि हम भारतवर्ष के एक प्रांत के संदर्भ में भारतवर्ष की स्थिति पर विचार करें तो भारतवर्ष एक सामान्य सत्ता होगी, जबकि वह प्रांत एक विशेष सत्ता होगी। उत्तर प्रदेश की तुलना में भारतवर्ष एक सामान्य सत्ता है तथा उत्तर प्रदेश उसकी एक विशेष प्रदेश है। इसी अवधारणा को आगे बढ़ाने पर यदि जनपद इलाहाबाद के संदर्भ में प्रदेश की स्थिति पर विचार करें तो उत्तर प्रदेश एक सामान्य सत्ता होगी तथा इलाहाबाद जनपद एक विशेष जनपद होगा। यदि मानव शरीर में इस सामान्य विशेष की अवधारणा को लागू करने का प्रयत्न करें तो हम पाते हैं कि इस पूरे संसार में विद्यमान मनुष्य एक सामान्य अवधारणा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि भारतवासी एक विशेष अवधारणा के रूप में जाने जाएंगे। इसी को और आगे बढ़ाने पर इलाहाबाद जनपद के निवासी मनुष्य भारतवर्ष के सभी निवासियों अथवा उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों की तुलना में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। मानव शरीर के संदर्भ में यदि देखा जाए तो संपूर्ण शरीर के सापेक्ष हमारे हाथ और पैर विशेष सत्ताओं का प्रतिनिधित्व करेंगे तथा हमारा यह शरीर एक सामान्य इकाई के रूप में जाना जाएगा। पुनश्च यदि हाथ की उंगलियों के संदर्भ में देखें तो हाथ एक सामान्य अवधारणा है, जबकि उंगलियां उसकी विशेष इकाइयां हैं। इसी प्रकार शरीर की तुलना में हमारा मस्तिष्क तथा एक विशेष अवधारणा है, जबकि मस्तिष्क के एक भाग सेरेबेलम की तुलना में हमारा मस्तिष्क एक सामान्य सत्ता के रूप में जाना जाएगा। सामान्य विशेष एक दूसरे के पूरक हैं। जहां एक और सामान्य के माध्यम से एक रूपता तो आती है लेकिन विविधता नहीं आ सकती, वहीं दूसरी ओर विशेष पृथक अस्तित्व तो प्रदान करता है जिससे विशिष्ट पहचान बनती है, तथापि वह संपूर्णता की ओर नहीं ले जा सकता। सामान्य और विशेष दोनों मिलकर ही विविधता में एकता के सिद्धांत को सार्थक सिद्ध करते हैं, जिसका एक सुंदर उदाहरण है भारतीय संस्कृति, जिसमें विविधताओं के होते हुए भी एक रूपता के दर्शन होते हैं। सामान्य जहाँ एक और वृद्धि कारक है, वहीं दूसरी ओर विशेष पृथक्करण के कारण के लिए उत्तरदायी है। अनाज के एक ढेर में यदि गेहूं, चावल, दाल इत्यादि मिला दिया जाए तो अनाज के सामान्य वर्ग की एक बड़ी राशि बन जाती है, जबकि विशेष के दृष्टिकोण गेहूं, चावल, दाल इत्यादि को पृथक करके अलग अलग विशिष्ट वर्ग बनाए जा सकते हैं।
अनाज या अन्न के रूप में सब मिलकर एक हैं, जबकि गेहूं, चावल, दाल के रूप में इनके